पिछले एपिसोड में मास्टर टियानुजी ने कहा था कि येलो सेक्टर और पर्पल सेक्टर में से किसी को भी 7 सन का पोजीशन नहीं मिला है और इसीलिए तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों तरफ से इसके लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, जिसे देख मास्टर टियानुजी पूछता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। वहीं वांगलिन सोचने लगता है कि यह सेक्टर तो इतना पावरफुल है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ का कोई डिसाइपल असेंडेंट को सरपास नहीं किया। तभी अचानक से एक लड़की कहने लगती है, मुझे पता है कि मेरी कल्टीवेशन कम है, जिसके वजह से मैं अपने सीनियर ब्रदर के सामने कम्पीट नहीं कर पाऊंगी और इसीलिए मैं इसमें से गिव अप करती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह से और भी बाकी डिसाइपल ने गिव अप कर दिया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि येलो सेक्टर में केवल 2 लोग बचते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहने लगता है कि आखिरकार सालों की मेहनत काम आ गई, क्योंकि सभी जूनियर ने तो इतना आसानी से गिव अप कर दिया और यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि सीनियर ब्रदर भी इसके बारे में कुछ नहीं करने वाले, जिसके वजह से आखिरकार 7 सन का पोजीशन मेरा होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांगलिन इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि 7 सन के पास में तो बहुत सारी पावर होती है, यहाँ तक ये कि मोर्टल टेक्निक के मिलने का भी चांस होता है, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्होंने इतना आसानी से गिव अप कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर टियानुजी दूसरे डिसाइपल से पूछते हैं, जिस पर वो कहने लगता है कि मेरे जूनियर ब्रदर का कल्टीवेशन बहुत ही शानदार है और यहाँ तक कि इसने तो मास्टर से हेवनली ट्रेजर को भी हासिल कर लिया है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि यही 7 सन के पोजीशन को डिजर्व करता है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने भी गिव अप कर दिया था। जिसके बाद वही मास्टर टियानुजी कहने लगते हैं कि 7 सन का पोजीशन मेरे टियानु सेक्टर के स्टेटस का सिंबल है, इसी के साथ साथ ये मेरे ट्रू डायरेक्ट डिसाइपल का टाइटल भी है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि अगर तुमने इस टाइटल को 1000 सालों के लिए मेंटेन कर लिया तो फिर मैं तुम्हें एक इमोर्टल टेक्निक दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके लिए मान गया था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि हाँ मैं इसके लिए रेडी हूँ और मैं आपके टीचिंग्स को फॉलो करूंगा। जिसके बाद मास्टर टियानुजी इससे कोई क्रिस्टल देते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें कुछ सालों के लिए रिट्रीट होना होगा ताकि तुम इस तरह से इसके बारे में फील कर सको। वहीं वांगलिन सोचना लगता है कि इतने पावरफुल लोगों ने इसके लिए फाइट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसके लिए इतना आसानी से गिव अप कर दिया, जिसके वजह से हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में डाउट होने लगता है और कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पोजीशन के पीछे और भी कोई मिस्ट्री हो। तभी हम देखते हैं कि अब पर्पल सेक्टर में से 7 सन को चुनने की बारी आ गई थी, जिसमें हम देखते हैं कि वांगलिन के अलावा सिनमेंग और बाई वही खड़े होते हैं और फिर मास्टर टियानुजी से पूछता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सबसे पहले बाई वही ने गिव अप करने का डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो यहाँ से पीछे हट जाता है। तब इस पर सिनमेंग वांगलिन से कहने लगती है कि अगर मैंने भी इस तरह से गिव अप कर दिया तब तो मुझे लगता है कि तुम इसे इतना आसानी से हासिल कर लोगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने इसका साथ में फाइट करने का डिसाइड कर लिया था। तब इसे देख वांगलिन सोचने लगता है कि इसके पहले तो सिनमेंग कभी भी मेरे साथ में फाइट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हुई, लेकिन आखिरकार आज इसे अचानक से ऐसा क्या हो गया और आखिरकार वो इस तरह से मुझे चैलेंज क्यों करना चाहती है। फिर वो कहने लगता है कि अगर 7 सन के पोजीशन के बारे में डाउट है तो फिर मुझे लगता है कि उसने जरूर इसके बारे में कुछ नोटिस कर लिया होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार उसने भी गिव अप करने का डिसाइड कर लिया था और अब इसीलिए वो इसके बारे में मास्टर टियानुजी से बताता है। मगर ये सुनते ही मास्टर टियानुजी उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों। जिस पर वांगलिन कहता है कि मेरी कल्टीवेशन अभी उतनी अच्छी नहीं है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं 4 सीनियर सिस्टर सिनमेंग के साथ में कम्पीट नहीं कर सकता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर टियानुजी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन को उनका एक अजीब सा पावर फील होता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि ये फीलिंग तो बहुत ही अजीब है और ऐसा लगता है कि मेरे बारे में सब कुछ इनके सामने है। इसके बाद मास्टर टियानुजी कहने लगता है कि मेरे डिसाइपल डरपोक नहीं हो सकते और मैं चाहता हूँ कि तुम किसी रैंडम थॉट के वजह से ना भटको, जिसके वजह से मैं तुम्हें हाफ इंसेंस का टाइम देता हूँ ताकि तुम एक बार अच्छे से इसके बारे में सोच लो, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम इसमें से गिव अप करना चाहते हो तो फिर मैं तुमसे इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। तब इसके बारे में सुनकर बाकी सभी बात करने लगता है कि मास्टर ने तो हमेशा सबको अपने हिसाब से चलने दिया, लेकिन आखिरकार मास्टर ने आज इस तरह से इंटरफेयर क्यों किया। तभी उनमें से एक कहने लगता है कि सालों पहले केवल सुनी उनके साथ में ऐसा हुआ था और फिर उसके बाद से आज इसका साथ में ऐसा हो रहा है। वहीं वांगलिन सोचने लगता है कि मास्टर के विल के खिलाफ में जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इसीलिए 7 सन के पोजीशन के पीछे भले ही कोई मिस्ट्री हो, लेकिन आखिरकार कभी ना कभी ये बैटल जरूर होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो फाइट करने के लिए मान जाता है और अब इस तरह से सिनमेंग के सामने आ गया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर टियानुजी भी इसमें कोई देरी नहीं करते और अब इस तरह से इनके बैटल को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सिनमेंग भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और उसे कहने लगती है कि मेरे पास में डिमन साइड वाली पावर है, जिसके वजह से अगर मैंने किसी एबिलिटी को केवल एक बार भी देख लिया तो फिर इस तरह से मैं उसे बहुत ही आसानी से कॉपी कर सकती हूँ और फिर वो इसी के जैसा पावर को दिखाते हुए कहती है कि ये तुम्हारा कॉपी है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांगलिन भी
भी इस बात से काफी हैरान हो गया था। जबकि वही सीन में कहती है कि मैंने इसे पर्पल डिमन हैंड का नाम दिया है और अभी इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग ली ने भी अपने डिमोनिक फिंगर वाले पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सिनमेंग का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब इसके ऐसे पावर को देख सिनमेंग कहने लगती है कि ये डिमोनिक एनर्जी तो बहुत ही अजीब है और इसीलिए ऐसा लगता है कि डिमन शैडो पाथ की इमिटेशन में अभी भी कुछ कमी है। इसके बाद वो वांग लिन से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ 7th सन के पोजीशन के लिए कम्पीट नहीं करना चाहती, बल्कि मुझे केवल डिमोनिक पावर चाहिए। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि आपने मेरे साथ में ऐसा इसलिए किया ताकि मैं यहाँ पर अपने डिमोनिक फिंगर वाले पावर का यूज करूँ और फिर आप इस तरह से इसके डिमोनिक एनर्जी को ले सको। इसके बाद वो इससे कहने लगता है कि अगर आपने डायरेक्टली इसके लिए मुझसे कहा होता तो फिर शायद ऐसा हो सकता था कि मैं इसे माइंड नहीं करता, लेकिन अब आपने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इसीलिए इसे ले पाना इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने डिमोनिक एनर्जी को वापस खींच लिया था, जिस पर सिनमेंग उससे कहने लगती है कि मैं केवल तुम्हारे डिमोनिक पावर के ट्रेस को चाहती हूँ, इसीलिए अगर तुम इसके लिए मान जाते हो तो मैं यहाँ से आसानी से पीछे हट जाऊंगी, नहीं तो फिर उसके बाद अच्छा नहीं होगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सिनमेंग गुस्से में अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर तुमने अपने डिमोनिक फिंगर का यूज नहीं किया तो फिर चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे कितने मूव को रोक पाते हो। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन से मिसी का पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख सिनमेंग हैरान होते हुए कहती है कि 9 टर्न रिमोटरी फाइंडिंग टेक्निक को हासिल कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने इसे प्रैक्टिस कर लिया जबकि मैंने तो इसे केवल कुछ ही दिनों पहले दिया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि आखिरकार इसने इसे मास्टर कैसे कर लिया। इसके बाद वो उससे कहने लगती है कि 3 टर्न की पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर उससे कहता है कि 5 टर्न के बारे में क्या कहना चाहोगी। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि खुद मास्टर टियानु जी भी इस बात से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगता है कि क्या सच में इसकी डेस्टिनी बिल्कुल मेरे जैसे है, क्योंकि सालों पहले मेरे पास में एक मैसेज छोड़ गया था और जब तक मैं अपने डेस्टिनी से मैच करने वाले किसी को नहीं खोज लेता तब तक मैं तीसरा स्टेप नहीं ले पाऊंगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं इसके लिए 30,000 सालों से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं इसमें हर बार फेल हो गया और इसीलिए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये करना गलत है या सही है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन सिनमेंग के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जिसके बाद वो इससे कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी इसे देखना चाहती हो कि मेरे 6 टर्न गोल्डन इमोर्टल के पास में कितनी पावर है। जिसके बाद वो इससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया और अब आखिरकार हम देखते हैं कि वो इसके सामने हार मान जाती है। जिसके बाद इस पर सभी हैरान होते हुए कहते हैं कि सिनमेंग भी उसे नहीं हरा पाई, इसीलिए ऐसा लगता है कि वांग लिन सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और अब इस तरह से 7th सन का पोजीशन तो एक नए डिसेबल के हाथ में आ गया। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आ गया था, जिसके पावर को देखते ही सभी काफी हैरान हो जाते हैं और वहीं वांग लिन कहने लगता है कि इसकी कल्टीवेशन सच में हाई होगी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो असल में चेन ताओ है, जिसे देखते ही सभी काफी हैरान हो गए थे और कहने लगता है कि अगर सालों पहले अचानक से सुन यहाँ पर नहीं आया होता तो फिर पर्पल सेक्टर के 7th सन का पोजीशन जरूर इसके हाथ में होता। जिसके बाद मास्टर टियानु जी उससे कहने लगता है कि चलो आखिरकार तुम आ ही गए और इसीलिए ये अच्छा है। तब इस पर चेन ताओ उनसे कहता है कि असल में मुझे इतना देरी नहीं हुआ होता, लेकिन जब मैं ब्लैक इंक की स्टार को पास कर रहा था तभी उसी समय वहाँ पर मुझे एक ट्रेजर मिला, जिसे कि असल में मैं आपको गिफ्ट करना चाहता था और यही वजह है कि मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई। जिसके बाद मास्टर टियानु जी उससे कहते हैं कि आखिरकार ये कौन सा ट्रेजर था जिसने कि तुम्हारा अटेंशन खींच लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन ताओ उसे बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है कि इसे हासिल करने के लिए 3 एंशिएंट बीस्ट फाइट कर रहे थे, जिसके वजह से मुझे लगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, लेकिन असल में मुझे इसके बारे में उतना ज्यादा नहीं पता और इसीलिए मैं नहीं जानता कि आखिरकार ये है क्या। तब इसे देख मास्टर टियानु जी कहने लगता है कि ये तो 7 कलर वाला ग्लेज लाइट है। इसके बाद वो कहने लगता है कि इसका रूट बनने में 10 साल और आखिरकार इसे केवल एक बार ब्लूम होने के लिए 1000 साल लग जाते हैं और फिर केवल 7 बार के बाद ये 7 कलर वाले लाइट को निकाल सकता है। फिर वो कहने लगता है कि अगर कल्टीवेशन अलायंस में देखा जाए तो फिर उसके ट्रेजर में इसका रैंक 93 है। इसके बाद वो एल्डर सुन से कहते हैं कि क्या मैंने सही कहा, जिस पर एल्डर सुन कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा और ये असल में 7 कलर ग्लेज लाइट है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर टियानु जी खुश हो गए होते हैं और फिर चेन ताओ से कहते हैं कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तभी चेन ताओ कहने लगता है कि आखिरकार मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ और इसीलिए मैं 7th सन के पोजीशन के लिए कम्पीट करना चाहता हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर टियानु जी इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों में से जो कोई भी जीतेगा उसे 7th सन का पोजीशन मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन ताओ तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करता है और वांग लिन से कहता है कि तुम तुरंत यहाँ से पीछे हट जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसके सामने इतना
आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो 9 टर्न इमोर्टल वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेंताओ ने इसे बहुत आसानी से खींच लिया था और फिर कहता है कि इसे इस तरीके से यूज नहीं किया जाता। जिसके बाद वहीं सिन मेंग भी कहने लगती है कि केवल असेंडेंट के हाथों में ही इसे असली वाला 9 टर्न इमोर्टल रिफाइनिंग टेक्निक कहा जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन अब इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और चेंताओ इसे कहना लगता है कि तुम जैसा कल्टीवेशन वाला मेरा जूनियर बनने के लायक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने टेलीपोर्टेशन वाले पावर का यूज करके इसे उसे तरफ ही मोड़ दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चेंताओ इस बात से थोड़ा हैरान होता है और फिर आखिरकार वो अपने इस पावर का सामना करने लगता है। तब इसे देख बाकी सभी कहने लगता है कि भले उसने ऐसा कर दिया लेकिन आखिरकार ये तरीका भी उसके सामने कुछ काम नहीं करेगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चेंताओ ने सच में अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग लिन डिवाइन बीस्ट का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि चेंताओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे हरा पाओगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो शूटिंग कैरियर के 5th सील को भी अनलॉक कर देता है। जिसके वजह से हम देखते हैं कि डिवाइन बीस्ट का पावर और ज्यादा बढ़ गया था और फिर वो इसका यूज करके चेंताओ के ऊपर अटैक कर देता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि चेंताओ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करके इसे रोकने लगता है। तभी वांग लिन कहना लगता है कि चेंताओ के हैंड का यूज करके सोल बीस्ट को वीकेन करना इसने तो सच में बैकलैश को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। अब इसीलिए वो कहना लगता है कि 5th सील को ओपन करने का सही टाइम आ गया। लेकिन फिर वो कहना लगता है कि जब सभी सील ओपन हो जाएंगे तो फिर पता नहीं इसमें से कैसी पावर निकलेगी। वहीं हम देखते हैं कि चेंताओ इसके डिवाइन बीस्ट की वजह से इंप्रेस हो गया था और कहता है कि अब तुम मेरा 7th जूनियर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और कहना लगता है कि तुम अभी भी मेरा सीनियर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। लेकिन तभी से भी हम देखते हैं कि चेंताओ ने इसके सोल बीस्ट को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे इसके पीछे आ गया था और अपने पाम टेक्निक से अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो सितुनान के बातों को याद करने लगता है जहां उसने कहा था कि इस लास्ट वाले किलिंग टेक्निक का बहुत ज्यादा बैकलैश है, इसीलिए जब तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज में पहुंच जाना तो उसके बाद भी तुम इसे इतना आसानी से यूज ना करना क्योंकि तुम्हें असल में किसी असेंडेंट का वेट करना होगा। और अब इस तरह से वो अपने फाइनल किलिंग मूव का यूज करके अटैक कर देता है। तब इसे देखे केल्डर कहने लगता है कि ये तो वही फिंगर है जिसका यूज करके एक मैडमैन ने मेरे ऊपर अटैक किया था और ये तो सच में बिल्कुल वैसा ही है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन अपने लाइफ एंड डेथ रिइंकार्नेशन वाला आर्टिस्टिक कंजम्पशन का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसका वजह से आखिरकार हम देखते हैं कि चेंताओ का पावर इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वांग लिन अपने इसी पावर का यूज करके अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चेंताओ भी फिर से अपने पावर का यूज करके इसे रोकने लगा था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से चेंताओ ने इसका अटैक को रोक लिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन इसमें थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था लेकिन फिर वो कहता है कि यही टाइम है और इसके बाद वो मास्टर टियानुन जी से कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो भी इसके लिए मान जाते हैं, जबकि वहीं चेंताओ कहता है कि जब तुम असेंडेंट में पहुंच जाओगे तो उसके बाद फिर से हमारा तुम्हारा सामना जरूर होगा। लेकिन तभी मास्टर टियानुन जी कहने लगता है कि तुम दोनों ही मेरे डिसाइपल हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने बीच में कोई भी गुस्सा ना रखना। इसके बाद वो चेंताओ से कहते हैं कि तुम तो इसमें जीत गए हो और अब इसीलिए 7 सन का पोजीशन तुम्हारा हुआ। इसी के साथ वो इससे कहते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि जब तुम इसे हासिल कर रहे हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में अच्छे से समझो। लेकिन वहीं वांग लिन अभी भी इसके बारे में सोचकर परेशान होता है और कहना लगता है कि 7 सन के पोजीशन के पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री जरूर है, इसीलिए जब तक मैं इस क्रिस्टल के ओरिजिन के बारे में अच्छे से नहीं समझ आता तब तक मैं इस पोजीशन को नहीं लूंगा। फिर वो कहने लगता है मेरी किस्मत सही है कि चेंताओ वापस आ गया, जिसके साथ मैंने अपने पूरे ताकत से फाइट किया, जिसके वजह से ना ही मैं 7 डेस्टिनेशन बना और ना ही इस तरह से मैंने मास्टर को ऑफेंड किया। इसके बाद मास्टर टियानु जी कहने लगते हैं कि अब यह सेलिब्रेशन यहीं पर खत्म हुआ, जिसके वजह से अगर तुम लोगों को किसी चीज के बारे में कोई जल्दी ना हो तो फिर तुम इस तरह से कुछ दिनों के लिए यहीं पर रह सकते हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वे लोग यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए होते हैं और इसीलिए वे मास्टर टियानु जी को गुड बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद मास्टर टियानु जी वांग लिन से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मैं तुम्हें फॉरबिडन डिवाइन टेक्निक सिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इनके साथ में एक माउंटेन के सामने आ जाता है जहाँ वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें यह जगह कैसा लगा, जिस पर वांग लिन कहता है कि यह जगह सच
में बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, इसीलिए अगर किसी को कोल्ड एट्रीब्यूट वाला टेक्निक प्रैक्टिस करना हो तो फिर यहाँ पर उसे केवल आधे मेहनत में ही पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। जिसके बाद मास्टर टियान्यूजी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तभी वांग ली नोटिस करता है कि सामने वाला माउंटेन तो पूरी तरह से ब्लैक है, यहाँ तक कि उसके ऊपर गिरने वाले स्नो भी ब्लैक है, जिसके वजह से वो समझ जाता है कि बीच वाला माउंटेन से पूरी तरह से अलग है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि मास्टर टियान्यूजी भी इस बात से हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आगे जारी रखो। तब इस पर वांग ली कहना लगता है कि ये पिक तो और भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास में लाइफ का एसेंस है, जबकि किसी माउंटेन के पास में लाइफ एसेंस का होना बहुत ही अजीब है और आज तक मैंने अपने लाइफ में इसके पहले कभी भी नहीं देखा। लेकिन अभी भी मास्टर टियान्यूजी उससे कहते हैं कि अभी भी काफी नहीं है। जिसके बाद वांग ली कहता है कि साइड वाले दोनों माउंटेन फेक हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि मास्टर टियान्यूजी हंसने लगे थे और फिर कहने लगता है कि इसका माइंड तो सच में काफी शानदार है, लेकिन इसी के साथ इसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन और भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि इसने मेरे ट्रू फास्ट टेक्निक को बहुत ही आसानी से देख लिया। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी हैरान होते हैं। वहीं वांग ली कहना लगता है कि अगर एंशिएंट गॉड का मेमोरी नहीं होता तो फिर मैं तो इन फेक माउंटेन को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया होता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग ली भी इसके बारे में सोचकर थोड़ा हैरान होता है और कहने लगता है कि शायद इन्होंने मेरे कॉन्शियसनेस में एंशिएंट गॉड के मेमोरी को नहीं देखा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर टियान्यूजी ने वांग ली को वहां पर भेज दिया था और फिर उससे कहने लगता है कि मैं यही टॉप पर तुम्हारा वेट करूंगा, लेकिन असल में जब तुम यहाँ से 100 कदम नीचे जाओगे तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन से इसे क्रॉस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और अब इसीलिए ये पूरी तरह से तुम्हारे किस्मत के ऊपर है और तुम जहाँ जा रहे हो मैं उसे इमोर्टल सैटरिंग ग्राउंड कहता हूँ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।